जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, आज अपन भारतीय राज्य व्यवस्था का यानी इंडियन पॉलिटी का, भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको पूरी इंडियन पॉलिटी के सारे टॉपिक मिलेंगे, लेकिन आज की क्लास अपन शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास से। ठीक है, संविधान का किस तरह विकास हुआ, किस तरह अंग्रेजों के समय विकास हुआ, फिर कैसे कमेटी बनी और कैसे संविधान का निर्माण हुआ, एक एक फैक्ट के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, और वो उन्होंने फिर क्या एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो वो कहाँ पर स्थापना की गई थी? तो स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। ठीक है, देखो थोड़ा सा अपन थोड़ा सा रिवर्स थोड़ा पढ़ लेते हैं तो कनेक्ट करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1600 ईस्वी के समथिंग अंग्रेज भारत आए थे। किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने भारत के राजाओं से व्यापार करने की अनुमति मांगी, यानी कि वो कहावत है ना कि उंगली पकड़ के हाथ पकड़ लेना। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने प्लासी की लड़ाई, 1757, बक्सर का युद्ध, इन सब युद्धों को जीतने के बाद उन्होंने क्या भारत पर शासन करने शुरू कर दिया, और पर वो क्या कंपनी शासन अधिनियम बन गए। ठीक है, इस तरह उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया। ठीक है, तो उसी को चलते हुए फिर क्या बाद में क्या हुआ कि जो अंग्रेज के ऑफिसर थे तो वो करप्शन करते थे, और भी बहुत सारे जो कंपनी उसको लॉस जा रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने एक्ट बनाना शुरू कर दिया। तो उस एक्ट के तहत लोग सभी डिसिप्लिन में रहे, जो न्याय व्यवस्था है, जो कर व्यवस्था है, वो एक सुचारू रूप से चले। ठीक है, इसमें भी दो तरीके से उन्होंने मेंटेन किया था उसको, कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का के अंतर्गत के रूल थे और दूसरे थे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। आगे दोनों को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। उसका सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में। कब स्थापित किया गया था? 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो भारत को उसमें अधिनियम में द्वारा मतलब कब उसमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो वो कब हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट फैक्ट देखिए, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? यानी कि जो बजट योजना थी उस पर भारतीयों को बहस करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय यानी बाइकैमरियल बनाया गया? यानी कि जो केंद्रीय विधानमंडल है तो किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? यानी कि एक में तो क्या होता कि राजा महाराजाओं का वो प्रावधान था, एक में क्या कंपनी अधिनियम चलते थे। ठीक है, तो इस तरह द्विसदनीय बनाया गया। ये कब बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे बढ़ते नेक्स्ट फैक्ट देखिए, इस आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। मैंने अभी पूर्व में ही आपको बताया था कि भारत का जो संवैधानिक विकास है तो ब्रिटिश काल में दो तरीके से रहा है। तो देखिए इस टेबल के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या होता था? ये मतलब भारत पे ही लागू होता था ये, यानी भारत के एरिया में ही काम करता था। लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये क्या है कि अधिनियम बनाते थे। ठीक है, ये भारत पे भी लागू होता था और उनके ब्रिटेन में भी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या रूल थे? तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये कब आया? 1773 ईस्वी में आया। ठीक है, इसके बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये कब आया? 1784 में आया। फिर चार्टर एक्ट आया। कब आया? 1793 में आया। फिर चार्टर एक्ट 1893 में आया। फिर चार्टर एक्ट 1833 में आया। ये जो एक्ट है ना 20 साल के अंतराल से आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसका ना मैं और भी डिटेल्स में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। यहाँ संविधान के विकास के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं। फिर इसके बाद चार्टर एक्ट आया। कब आया?
1953 में। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे 20-20 साल के अंतराल से ये आए हैं। इसके बाद क्या है कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आई। देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या है, एक्ट आए। ठीक है, आपने सबने एक्ट देखा होगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, चार्टर एक्ट ना, चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट 4। ठीक, इस तरह। और ब्रिटिश क्राउन के अंदर क्या है, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 कब आया और क्यों आया, कैसे आया, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, इसमें बहुत सारे भारत के क्रांतिकारियों ने क्रांति कर दी थी और अंग्रेजों को काफी मशक्कत करना पड़ी। ठीक है, बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उस ब्रिटिश क्राउन ने इसकी जांच की कि ये क्रांति क्या हुई है। तो उस क्रांति में उन्होंने पाया है कि जो अंग्रेज अधिकारी वास्तव में इंडियन के काफी शोषण कर रहे हैं और इसके अलावा वो लोग भी करप्शन कर रहे हैं जो अंग्रेज अधिकारी है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या है कि अब भारत पे जो शासन रहेगा या भारत का जो नियंत्रण रहेगा वो कंपनी के अंतर्गत नहीं रहेगा बल्कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहेगा। यानी कि जो भारत का कंट्रोलिंग जो रहेगा वो क्या सीधे इंग्लैंड की, ब्रिटेन की जो महारानी है उनके अधीन रहेगा। तो यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहेगा। तो 1857 क्रांति के बाद फिर 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, इसके बाद फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 बना। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। ठीक है, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आया। ठीक है, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। ठीक है, इस तरह संवैधानिक विकास की प्रक्रिया चली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। यानी केंद्र में जो द्वैध शासन व्यवस्था है वो किस अधिनियम के द्वारा लागू की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो ये भी कब किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने सारे फैक्ट है, इसलिए मैं बोल रहा था भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि भारतीय संविधान के केंद्र एवं राज्यों के मध्य कुछ शक्तियों का विभाजन रहता है। ठीक है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं समवर्ती सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, ये जो 3 सूचियां होती है तो इसमें कुछ कार्य केंद्र के रहते हैं, कुछ कार्य राज्यों के रहते हैं। ठीक है, आगे और अच्छे से देखेंगे। तो इन सब शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन आया था और उसके कब आया था, 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। यानी संविधान पे देखो 1940 में कैबिनेट मिशन का गठन हो गया, तो फिर उसके बाद प्रतिनिधियों को निर्वाचन होना था। तो संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होता था, तो अनुपात ये था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को नियुक्त करके संविधान सभा में बैठना होता था। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। तो ये जो संविधान सभा में जो सदस्य बैठेंगे तो उनका चुनाव किन के द्वारा किया गया था, तो अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा है उनके द्वारा चुनाव किया गया था। फिर ये देखिए, आप इस चार्ट के माध्यम से अपन ये समझ लेते हैं कि कौन सदस्य, मतलब जो 1940 का जो कमेटी थी उसमें कौन सदस्य ने किस चीज में भाग लिया था। ठीक है,
तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे तो उन्होंने राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले विभाग में उनका मेन रोल था। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह सूचना एवं प्रसारण के चीजों में विशेष इनका होता धारित विभाग था इनका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग इन्होंने देखा। जॉन मनताई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति इन्होंने देखा। जगजीवन राम ने क्या श्रम मंत्रालय देखा। और सरदार वल्लभ देव सिंह ने रक्षा क्षेत्र की बातें की। और लियाकत अली खान ने वित्त से संबंधित। और सी एच कौल करे शिक्षा एवं कला। आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमंस कमीशन का गठन किया गया था। क्या देखो 1919 जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था ना, उसकी समीक्षा करने की जरूरत थी। ठीक है। फिर इसके लिए कब है 1927 में एक कमेटी का गठन किया गया, उसको साइमन कमीशन कहा गया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, महत्वपूर्ण फैक्ट है फ्रेंड्स। जो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? सर बी एन राव द्वारा किया गया था। देखिए भीमराव जी अंबेडकर अलग है और सर बी एन राव जी दोनों अलग, ये अलग है। ठीक है। तो जो फर्स्ट ड्राफ्ट है तो वो सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। बाद में एक प्रश्न ये आएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर थे। और भीमराव जी अंबेडकर का संविधान बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। भारत का संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई। देखिए अब यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, एक एक स्लाइड्स में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मिलने वाला है। कि देखो प्रश्न ज्यादातर इस तरह आते हैं कि भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। और इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष देखो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और उसमें एक 22 परमानेंट चेयरमैन चुने गए। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो वो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये बाद में जाके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन हो चुका, इसके बाद फिर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए। फिर 13 दिसंबर को क्या कि पंडित नेहरू जी ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव किया कि इस तरह का हमारा संविधान होगा। उस तरह का एक पूरा उद्देश्य प्रारूप तैयार करके पूरी संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। ये कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये तीनों ही डेट आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि भाई संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? परमानेंट चेयरमैन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो वो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ है? यानी जब नेहरू जी ने ये 13 दिसंबर 1946 को जब ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो इसका जो प्रस्ताव है मतलब कब सभा में सभी सब लोगों ने उसको स्वीकृत किया? 22 जनवरी 1947 को। कब किया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4-5 फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, आप इनको अच्छे से देख ही लेना। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? जो भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए। ठीक है, कितने? 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एक छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक ये प्रश्न आता है। जो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को इसमें लगभग कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान निर्माण करने में समय लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो सर बी एन राव जी थे संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो जो संविधान सभा ने ना राष्ट्रीय ध्वज को
कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ये फैक्ट तो अभी आपको याद होगा, क्योंकि अभी हर घर तिरंगा फहराने में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तिरंगा की पूरी यात्रा बताई थी, ठीक है। तो उसमें ये भी बताया था कि कब कौन सा तिरंगा अपनाया गया था। अब जो हमारा वर्तमान तिरंगा है वो कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये मैं पूर्व में बताई दिया गया था, और ये क्या अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, भारत का संविधान बनने के बाद 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। फिर भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसको पूरी तरह लागू करने का जो एक डेट रखी इन्होंने संविधान सभा ने, वो कब की रखी गई? 26 जनवरी 1950 की डेट रखी गई है। इसी की याद में आज हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों पे इसको संविधान को लागू किया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1931 को रावी नदी के पास में नेहरू जी ने इसको पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था, तभी से इसको 26 जनवरी को महत्व देने लगे थे। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। देखिए, ये एक ब्रीफ नोट्स के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से आप इसको पूरी तरह से एक बार अपन इसको रिवीजन कर लेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, है ना। और संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को से पूर्णतः लागू यानी एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस कई बार इस तरह आ जाता है, कब एडॉप्ट किया और कब एग्जीक्यूट किया। कभी कभी इस तरह प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो उसमें फिर ऑप्शन में इस तरह जाता है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, तो वहाँ पे फिर गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो आप कंफ्यूजन नहीं होना, वहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ लिया करना, या अगर एडॉप्ट लिखा हुआ है तो उसका अर्थ होगा अंगीकृत किया गया था, तो वहाँ राइट आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 को। और पूर्णतः लागू कब किया, लाइन लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है फ्रेंड्स, यानी एग्जीक्यूट किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया है? तो यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा संविधान संघ द्वारा अधिनियमित किया गया? तो वो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जो हमारा देश का राष्ट्रगान है उसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और जन गण मन सबसे पहले कब गाया गया था? अगर प्रश्न इस तरह आ जाए कब गाया गया था, तो ये कलकत्ता में गाया था। कब गाया गया था? 1911 में, ठीक है फ्रेंड्स। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्ब्लेम के रूप में कब अंगीकृत किया गया? ठीक है, तो अशोक चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया, कब अडॉप्ट किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी सलाहकार समिति के एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? जो हमारा नेशनल फ्लैग है उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। अब एक टेबल के माध्यम से देख लेते हैं कौन किस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इससे आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा और बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक और महत्वपूर्ण रोल है, इन्होंने कि हमारा देश अनेक रियासतों में बटा हुआ था, यानी टूटा हुआ था, खंड खंड हुआ था। तो इन्होंने सभी रियासतों को सरदार वल्लभ पटेल ने एकजुट करने का महत्वपूर्ण काम किया है, ठीक है।
फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है, जिनका संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। फिर मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रक्रिया नियमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलकर। देखो प्रश्न किस तरह आ सकता है, संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के जो कार्य हैं उनसे संबंधित जो भी समिति है उनके अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलकर थे। गणेश चंद्र जी बीबी मावलकर, ठीक है, गणेश्वर मावलकर इनका पूरा नाम है। जीबी मावलकर का क्या नाम है? गणेश्वर मावलकर। ये बाद में आगे चल के फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष भी बने। ये अगर प्रश्न इस तरह जाए कि फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलकर जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। की जो प्रारूप समिति है उनके बारे में देख लेते हैं, कितने सदस्य थे और क्या इंपोर्टेंसी थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे, ठीक है, यानी अंबेडकर जी के अलावा 6 और भी अन्य सदस्य थे। उन सदस्यों का नाम देख लीजिए। एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल सिंह अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव को शामिल किया था। और फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचार्य। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारंभिक समिति का गठन कब किया गया था? देखो महत्वपूर्ण फैक्ट, देखो यहाँ फैक्ट से ही आपको एक नए डाटा तैयार हो जाता, साथ में आंसर मिलने से डबल डाटा तैयार हो जाता। तो संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, यानी जो संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारंभिक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। और ये गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो किस प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होके आए थे, ठीक है। देखो पहले उस समय 3 प्रेसिडेंसी चलती थी मेन, तो एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी और एक थी मुंबई प्रेसिडेंसी और एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी। तो उसमें से ये जो भीमराव अंबेडकर जी है तो मुंबई प्रेसिडेंसी से आए थे, ठीक है। ये 1947 से 1950 के पहले बंगाल प्रेसिडेंसी 1946 से 1947, ठीक है। यानी कि वो बम्बई प्रेसिडेंसी से कब है? 1947 से 1950 के बीच में। और वो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लीजिए, वो 1947 से लेकर 1950 में तो क्या मुंबई प्रेसिडेंसी से, ठीक है। और जो सबसे पहले वो पहले इससे मुंबई प्रेसिडेंसी से पहले कहाँ का से निर्वाचित होकर आते थे? वो बंगाल प्रेसिडेंसी से। कब आते थे? 1946 से लेकर 1947 तक, ठीक है। आपको क्लियर? तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन ने एक महत्वपूर्ण फैक्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये इसी तरह अपन ने आज का जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास देख लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब आगे अपन पूरे जो इंडियन पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और संविधान में जो आगे आने वाले जो टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक, उनका भी बढ़िया तरीके से अध्ययन करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इस तरह के जो नोट्स आपको चाहिए, जिस तरह आपको अभी मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहे, ये सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उनको वीडियो से अगर नहीं देखना चाहे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। और क्या कि वीडियो देखने से ज़्यादा अधिगम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।